Hello everyone. We are continuing from last lecture. Today we will cover vermicompost. So first of all, vermicompost क्या होता है? वर्मीकम्पोस्ट फर्टिलाइज़र होता है एक तरीके से या कंपोस्ट होता है जो हम अर्थवॉर्म की हेल्प से बनाते हैं। ओके, तो अर्थवॉर्म के इसके अंदर हम ग्रोथ करवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं सॉइल के अंदर या फिर डंग के अंदर वी कैन से। और उससे जो कंपोस्ट बनती है दैट इज़ कॉल्ड द वर्मी कंपोस्ट, और हिंदी में हम उनको उसको बोल सकते हैं केचुआ खाद। वर्मी कल्चर क्या होता है? वर्मी कल्चर इज़ सिंपली द मल्टीप्लिकेशन और रियरिंग ऑफ अर्थवर्म फॉर वेरियस यूजेस। वॉर्मिरी क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पर अर्थवर्म की कल्चरिंग हम करवा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द वॉर्मिरी। ओके, सो स्पीशीज़ जो वर्मी कंपोस्टिंग की होती है, वेरियस स्पीशीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे यूज़ की हैं। देर आर अबाउट 3000 स्पीशीज़ ऑफ अर्थवर्म्स इन इंडिया विद वेरियस फूड्स एंड बरोइंग हैबिट्स, जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज एपीजिक, एपी एनेसिक। ओके, सो एपीजिक और एपी एनेसिक में थोड़ा डिफरेंस होता है एक्चुअली। एपीजिक जो होती है वो हमारे सॉइल के अपर सरफेस में रहती है, सरफेस ऑफ सॉइल में ये पाई जाएंगी और ये लीटर पे फीड करती हैं। और भी डिफरेंस है कि जो एपीजिक होती है वो स्मॉल साइज़ में ये अर्थवर्म पाए जाते हैं, और ये कुछ बरोइंग हैबिट्स इनकी नहीं होती है, कोई बरो नहीं बनाते, ऊपर ही सरफेस में हमें मिलते हैं। लेकिन एपी एनेस्टिक जो होती है वो आपको लार्ज साइज़ में मिलेंगी, और ये डीप लेयर्स मतलब हम सॉइल के नीचे मतलब अंदर की तरफ आपको मिलेंगी। और दूसरा क्या होता है कि ये किस पे फीड करती है? सॉइल और लेटर दोनों पे ये फीड करती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं, और हमें इनकी जो फीडिंग हैबिट्स होती हैं और बोरोइंग हैबिट्स के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सो हम उसी के हिसाब से इनको यूज़ करते हैं अपने वर्मी कंपोस्टिंग में। प्रिपरेशन क्या है वर्मी कंपोस्टिंग? कुछ स्टेप्स होते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, तो हमें वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। लाइक फर्स्ट जो है हमें सिलेक्शन करना पड़ता है अर्थवर्म का कि हमें कौन सी स्पीशीज़ के अर्थवर्म लेकर आने हैं। सेकेंड वन, हम जो है वो पिट साइज़, अप्रोप्रिएट पिट साइज़ हम बनाते हैं। आफ्टर दैट क्या करते हैं? वर्मी बेड की प्रिपरेशन की जाती है। देन इनओकुलेशन ऑफ अर्थवर्म। इनओकुलेशन ऑफ अर्थवर्म मतलब जितने हमें एक बेड के लिए अप्रोप्रिएट मिनिमम कितने अर्थवर्म्स की ज़रूरत होती है, तो वो हम उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इनओकुलेशन ऑफ अर्थवर्म। ऑर्गेनिक लेयरिंग, फिर उसके अंदर हम ये सॉयल या डंग वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। वेट ऑर्गेनिक लेयरिंग, तो जिस पे हमने वाटर्ड किया हुआ है या टाइम टू टाइम हम वाटर करते हैं, वो सब चीज़ें हम कंपोस्ट वो ऐड करेंगे। एंड क्या होता है पर्टिकुलर डेज पर हमें प्रॉपरली वाटरिंग करनी चाहिए इसकी, और देन आफ्टर सम टाइम उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, हमें वर्मी कंपोस्ट मिल जाती है। तो इसके अंदर हमें जो NPK की कंपोजिशन है वो हमें याद करनी होगी कि 0.6 से 1.2% नाइट्रोजन होता है, 0.13 टू 0.22% P2O5 मिलेगी, और 0.4 टू 0.7% K2 होती है वर्मी कंपोस्ट में। नाउ कम टू ग्रीन मैन्योरिंग। व्हाट इज़ ग्रीन मैन्योरिंग? सिंपली हम बात करें कि कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं जिनके ग्रीन पार्ट्स अनडिकम्पोज्ड फॉर्म में हम सोइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रीन मैन्योरिंग। बिकॉज वो जो ग्रीन पार्ट्स हैं वो एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स काम करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है।
It is practice of plowing or turning into the soil undecomposed green plant materials for the purpose of, क्या पर्पस है उसका, क्या मतलब फ़ायदा क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फर्टिलिटी जो है सोइल की वो इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो ग्रीन मैन्योरिंग का क्या बेनिफिट है, फर्टिलिटी सोइल की इम्प्रूव होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सोइल की इम्प्रूव होती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, दो तरह से ग्रीन मैन्योरिंग की जा सकती है, इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग और एक्स सिटू ग्रीन मैन्योरिंग। इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग में हम प्लांट्स मतलब क्रॉप के साथ ही कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि अप्रोप्रिएट है ग्रीन मैन्योरिंग के लिए वो हम ग्रो कराते हैं और उन्हीं की कटिंग कराकर वो ग्रीन पार्ट्स सोल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ओके, तो इनका एग्जांपल्स क्या है, ढैंचा, सनहेम्प, क्लस्टर बीन, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सेटू ग्रीन मैन्योरिंग। एक्सेटू ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है कि हम स्पेसिफिकली उस क्रॉप को इस पर्पज़ के लिए, ग्रीन मैन्योरिंग के पर्पज़ के लिए कहीं किसी और फील्ड में ग्रो कर रहे हैं और जिस टाइम हमें उसे यूज़ करना है तो उसे उसके उस क्रॉप के ग्रीन पार्ट्स को कट करके हम अपनी मेन फील्ड में यूज़ कर लेते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स है करंज, ग्लैरिसीडिया, मैकुलेट। ओके, एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि ढैंचा, सनहेम्प, क्लस्टर बीन इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग में आते हैं एंड दीज अदर कम अंडर द एक्स सिटू ग्रीन मैन्योरिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के, लेग्यूम विद गुड नोडुलेशन ग्रोथ एंड गुड नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी। तो बात करें कि वो लेग्यूम होनी चाहिए, वो क्रॉप लेग्यूम होनी चाहिए जिसे हम एज अ ग्रीन मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर अच्छी नोडुलेशन बननी चाहिए और अच्छी नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ फास्ट इन ग्रोइंग इवन अंडर वाटर एंड न्यूट्रिएंट स्ट्रेस कंडीशंस। ओके, डीप रूटेड सिस्टम होना चाहिए टू अब्जॉर्व द मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डीपर लेयर। नेक्स्ट इज लीफी हैबिट होनी चाहिए, मतलब लीफ उस पर ज़्यादा बननी चाहिए बिकॉज हमें यूज़ क्या करना है, ग्रीन पार्ट्स को यूज़ करना है। ओके, लो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इट्स ओन ग्रोथ, अपनी खुद की अगर उसकी खुद की भी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो फार्मर के लिए वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होगा, इसलिए उसके खुद की वाटर रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन, it should be mature in 4 to 6 weeks. Rapid decomposability, non-fibrous and succulent, तो उसका डिकम्पोजेबल रेट भी ज़्यादा होना चाहिए, जल्दी से भाई डिकम्पोज हो जाए और हमें हमारे मेन क्रॉप को न्यूट्रिएंट दे सके। नॉन फाइब्रस होनी चाहिए, नॉन फाइब्रस मतलब उसमें अगर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा तो डिकम्पोज होने का जो रेट है वो स्लो हो जाता है। एंड सकुलेंट होना चाहिए। ओके, सो ये टॉपिक हमारा कवर हो जाता है यहाँ पे। थैंक यू सो मच।